नमस्कार मित्रों। आज हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के एक अहम विषय पर बातचीत करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि किसी भी अपराध के घटित होने के बाद में उस प्रकरण में एफआईआर दर्ज होना बहुत आवश्यक होता है। यह सोचने की बात है कि एफआईआर दर्ज करवाएगा कौन। उक्त एफआईआर शिकायतकर्ता, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति होता है, उसके द्वारा करवाई जाती है। उक्त व्यक्ति लिखित रूप में एक कंप्लेंट पुलिस थाना, जो भी उस क्षेत्र का संबंधित पुलिस थाना हो, उसमें देता है। यदि उक्त व्यक्ति किसी प्रकार से अनपढ़ हो या लिखित कार्यवाही करने में सक्षम ना हो, तो वह मौखिक रूप से अपनी आप बीती थाने में बता सकता है, जहां पर थानाधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा उसकी कंप्लेंट को लेखबद्ध किया जाकर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। देखिए मित्रों, यहाँ देखने की बात यह है कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय और एक असंज्ञेय। देखिए, संज्ञेय अपराधों में पुलिस अधिकतर एफआईआर लिखित रिपोर्ट प्राप्त होते ही दर्ज कर लेती है, परंतु यदि फिर भी पुलिस उक्त एफआईआर अंतर्गत धारा 154 सीआरपीसी दर्ज ना करे, तो पीड़ित के पास न्यायालय जाकर उक्त आदेश करवाने हेतु बंध प्राप्त है। वह व्यक्ति, पीड़ित जो भी शिकायत करता है, वह न्यायालय, जो भी उक्त मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, वहां पर जाकर संबंधित थाना के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि उसने पुलिस थाना और पुलिस अधीक्षक को इस बाबत प्रार्थना पत्र दिया है, परंतु फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तो मजिस्ट्रेट, यदि उसे उचित प्रतीत हो प्रथम दृष्टिया रूप से, तो वह पुलिस थाना को उक्त एफआईआर दर्ज करने बाबत आदेशित कर सकता है। यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि यदि उक्त शिकायतकर्ता को यह लगे कि उस प्रकरण में कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो कि किसी तीसरे व्यक्ति के पास है, उसके पास नहीं है, उन्हें बरामद करना अति आवश्यक है, तो उसके लिए वह व्यक्ति प्रार्थना पत्र में ही इस बाबत लिख सकता है। चूंकि यदि मजिस्ट्रेट 200 सीआरपीसी के अंतर्गत उस कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयान लेगा और 200 सीआरपीसी में बयान लेने के बाद मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करवाने हेतु पुलिस थाना को आदेशित नहीं करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि यदि कोई दस्तावेज इत्यादि कहीं से बरामद करना है, तो पहले से ही अपनी प्रार्थना पत्र में इसे मेंशन कर देना चाहिए, ताकि मजिस्ट्रेट की नज़र में रहे और वह इस पर उचित आदेश प्रदान कर सकें, जिससे व्यक्ति को न्याय मिल सके। मित्रों, यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि जब कोई संज्ञेय अपराध पर चाहे पुलिस द्वारा डायरेक्टली 154 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई एफआईआर दर्ज की जाती है, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय के जरिए 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस को आदेशित करवाया जाता है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, दोनों मामलों में ही एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जाता है। अन्वेषण की बात करें तो अन्वेषण में जांच अधिकारी उस पूरे प्रकरण से जुड़े समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों या अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा करके शामिल पत्रावली करते हैं, बरामद करके शामिल पत्रावली करते हैं और संबंधित पक्षकारों, शिकायतकर्ता, उसके गवाहों इत्यादि के बयान लेते हैं, जो कि 161 सीआरपीसी में लिए जाते हैं और शामिल पत्रावली किए जाते हैं। इसके बाद में जांच अधिकारी द्वारा सभी बयानों और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए उनका अध्ययन करके और एक अंतिम रिपोर्ट बनाई जाती है, जो कि न्यायालय में पेश की जाती है। अंतिम रिपोर्ट दो प्रकार की हो सकती है, या तो वह चार्जशीट हो सकती है या फिर वह क्लोजर रिपोर्ट हो सकती है। यदि वह चार्जशीट है तो मान के चलिए कि जांच अधिकारी को यदि यह प्रतीत हुआ हो कि जुर्म किसी भी धारा में घटित हुआ है, तो उन धाराओं का वर्णन करते हुए जांच अधिकारी चार्जशीट माननीय मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश करेंगे। और यदि उन्हें ऐसा लगता है कि अपराध घटित नहीं हुआ या चार्जशीट नहीं पेश की जा सकती है या मुलजिमों के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, तो वह क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यदि चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी या क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, दोनों ही मामलों में अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वह हत्या का अपराध ही क्यों ना हो, जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट है, ऐसे मामलों में भी क्लोजर रिपोर्ट और चार्जशीट दोनों ही पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। यह मजिस्ट्रेट का एक एक्सक्लूसिव राइट है। इन पर कॉग्निजेंस भी मजिस्ट्रेट ही लेंगे और मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद में इसे 209 सीआरपीसी के अंतर्गत माननीय सेशंस कोर्ट को, यदि उन्हें लगता है कि यह मामला एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशंस है, तो वहां पर कमिट करेंगे, उसे सुपुर्द करेंगे। मित्रों, यहाँ यह देखना बहुत आवश्यक है, यदि पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो
न्यायालय के पास, मजिस्ट्रेट न्यायालय के पास 3 उपबंध होते हैं। या तो वह क्लोजर रिपोर्ट को मान ले, एक्सेप्ट करे, स्वीकार कर ले और केस बंद करे, या फिर उन्हें लगता है कि किसी आवश्यक तत्व पर जांच नहीं हुई है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को आदेशित कर सकते हैं। या उन्हें लगता है कि ऐसे किसी बिंदु और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ सफिशिएंट रीजंस उस मटेरियलिस्टिक पत्रावली में है जिसके अंतर्गत वह किसी मुलजिम के विरुद्ध प्रसंज्ञान ले सकते हैं, तो वह प्रसंज्ञान लेने के लिए खुले हैं। उन्हें इस बात की पावर सीआरपीसी देता है। प्रसंज्ञान लेने के बाद में मजिस्ट्रेट 204 सीआरपीसी के अंतर्गत उक्त मुलजिम गणों को या मुलजिम को या अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए समन जारी कर सकते हैं। न्यायालय में मुलजिम के प्रस्तुत होने के बाद में उसे चार्जशीट की और अन्य सभी दस्तावेजों की कॉपियां 207 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रदान करनी अति आवश्यक होती है। उक्त कॉपीज प्रदान करने के बाद में 209 सीआरपीसी के अंतर्गत उक्त मामला यदि आवश्यक हो, सेशंस ट्राइबल हो, तो सेशंस कोर्ट में कमिट किया जाता है। यहाँ यह देखना भी आवश्यक है कि यदि क्लोजर रिपोर्ट पुलिस द्वारा पेश की गई है तो ऐसे में यदि शिकायतकर्ता को ऐसा महसूस होता है कि पुलिस द्वारा गलत रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की गई है, सही तरह से अन्वेषण नहीं किया गया है, वह चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन भी उक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय में दायर कर सकता है। हालांकि प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में सीआरपीसी में किसी प्रकार का कोई वर्णन लिखित में वर्णित नहीं है, परंतु आम प्रैक्टिस में प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में सभी अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी होती है और यह अमल में भी लाया जाता है। मित्रों, यहाँ पर यह बात देखनी बहुत आवश्यक है कि जब मामला सेशंस को कमिट किया जाता है या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ही अगर मामला इस प्रकार का हो कि मजिस्ट्रेट ही उसकी सुनवाई और विचारण कर सकते हैं, तो इसमें कई तरह के विचारण होते हैं। देखिए, जो सेशंस ट्राइबल केस होते हैं वो 225 सीआरपीसी से लेके 233 सीआरपीसी तक मौजूद हैं। जो वारंट केस होते हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट डील करते हैं वो मामले 238 से लेके 247 सीआरपीसी में मौजूद हैं, और जो मामले समन केस हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट डील करते हैं वो 251 से लेके 259 सीआरपीसी में मौजूद हैं। और साथ ही आपको ये बता दूं, कुछ मामले समरी ट्रायल होते हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट ही डील करते हैं, वो मामले 260 से लेके 265 सीआरपीसी के अंतर्गत मौजूद है। यहाँ मित्रों यह देखना बहुत जरूरी है कि यदि मामला असंज्ञेय हो और असंज्ञेय अपराध के अंदर पुलिस को किसी प्रकार की एक शिकायत मिलती है तो पुलिस उसमें सीधा अन्वेषण नहीं कर सकती। पुलिस को इसके लिए अंतर्गत धारा 155 सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट से इसकी अनुमति 155(2) में लेना अति आवश्यक है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के पश्चात ही अन्वेषण कर वह उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट सीधा पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे और मजिस्ट्रेट मामले को असंज्ञेय मानते हुए यदि पुलिस को अन्वेषण हेतु आदेशित करे तो अन्वेषण कर पुलिस को जो भी रिपोर्ट हो, चाहे क्लोजर रिपोर्ट हो चाहे चार्जशीट हो, मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करनी होती है। यहाँ पर जैसे ही रिपोर्ट न्यायालय में सुपुर्द की जाती है बाद अन्वेषण उक्त मामला कंप्लेंट केस बन जाता है, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंप्लेंट का होता है और असंज्ञेय अपराध का होता है। प्राइवेट कंप्लेंट और पुलिस की रिपोर्ट मिक्स होने के बाद, मर्ज होने के बाद वह एक कंप्लेंट केस बन जाता है। मित्रों, कई बार हम लोग ये देखते हैं कि विधिक जानकारी के अभाव में हम लोग गलत राह पर अपना मामला चलाते हैं। उससे कई बार बहुत सारे पक्षकारों को बहुत सारा नुकसान होता है और उस नुकसान की भरपाई होना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मुझे लगा मैं आपसे इन सभी उपबंधों के बारे में चर्चा करूं, आपसे अपने व्यूज शेयर करूं। अगर आपको मेरे व्यूज अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मित्रों, हम आगे भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज को लेके, आम जन के हितार्थ मुद्दों को लेकर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।